नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की जो परिभाषा थी, विलयन क्या है उसके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो विलयन को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया। दो आधार कौन कौन से थे? एक था विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। एक तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और एक था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब विलय की मात्रा के आधार पर देखें तो विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार कौन कौन से हैं? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ये 5 प्रकार हैं। इन 500 प्रकार को देखें। विलय की मात्रा से मतलब है हमको केवल, तो विलय की मात्रा देखें अपन। विलय की मात्रा तो हमने कहा ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। विलय की जो मात्रा है विलायक की तुलना में क्या हो? बहुत कम। तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? तनु विलयन। तो हमने कहा ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, वो क्या कहलाते हैं? तनु विलयन। सांद्र विलयन की बात करें तो ऐसे विलयन जिनमें विलय की जो मात्रा है वो तनु विलयन से थोड़ी अधिक हो। तनु विलयन से क्या होनी चाहिए? थोड़ी अधिक। तो वो क्या कहलाएंगे? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन की बात करें अपन, विलय की जो मात्रा है इसमें क्या होगी? तनु विलयन से थोड़ी अधिक। ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा तनु विलयन से थोड़ी अधिक हो। विलय की मात्रा तनु विलयन से थोड़ी क्या हो? अधिक। क्या कहलाएंगे? वो सांद्र विलयन कहलाएंगे। अब बात करें संतृप्त विलयन की।
संतृप्त विलयन में देखें अपन कि ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर घुली हो। विलय जो पदार्थ की जो मात्रा है 100 ग्राम विलायक में क्या हो, एक निश्चित ताप पर घुली हुई हो, उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। और ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन। जैसे कोई पदार्थ है उसकी घुलने की कैपेसिटी केवल इतनी है कि वो 100 ग्राम पदार्थ को ही घोल सकता है, तो अगर उसने 100 ग्राम ही घोला तो हम कह देंगे कि वो विलयन जो बनेगा, अगर 100 ग्राम ही घोला है तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अगर किसी पदार्थ की कैपेसिटी घोलने की जो क्षमता है वो केवल 10 ग्राम को घोलने की है तो हम कह देंगे, अगर हमने 10 ही ग्राम घोला तो जो विलयन बनेगा उस विलयन का नाम क्या होगा, संतृप्त विलयन उस पदार्थ के लिए। तो संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं, ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर घुली हो, एक निश्चित ताप पर घुली हो। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर घुली हो क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर घुली हो, विलय पदार्थ की क्या कहलाती है, उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलयता। और ऐसे जो विलयन हैं वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त विलयन। यदि अपन बात करें अब अति संतृप्त, अति लग गया, अति का मतलब अधिक, संतृप्त से अधिक, यानी संतृप्त पदार्थ से हमने थोड़ा सा भी अगर अधिक पदार्थ घोल दिया तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त। अर्थात ऐसे विलयन जिनमें विलय की जो मात्रा है वो क्या हो, संतृप्त विलयन से अधिक हो। हम कह रहे हैं विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो संतृप्त विलयन से क्या हो, अधिक। ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो, अधिक, वो क्या कहलाते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन की बात करें तो असंतृप्त विलयन के लिए अपन देखें, असंतृप्त लग गया यानी पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पदार्थ जो घोला है वो संतृप्त विलयन से क्या घोला है, कम घोला है। तो ऐसे विलयन जिनमें विलय की जो मात्रा है संतृप्त विलयन से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे अगर लिखें अपन यहाँ पर, ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अगर हम इनको एक सिंपल उदाहरण से देखें कि माना एक भूखा इंसान है, उस भूखे इंसान को 4 रोटी खाने की ज़रूरत है, केवल उस 4 रोटी की ज़रूरत है। अगर आपने उसको 4 रोटी ही खिलाई तो वो तृप्त हो गया, पूरी तरह से 4 खिला दी तो तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया वो, तो हम कह देंगे कि संतृप्त हो गया, संतृप्त विलयन बन जाएगा ऐसी कंडीशन में। अब हमने क्या किया कि 4 रोटी की भूख थी उसको, अगर हमने उसको 5 खिला दी
वो 5 खा गया। तो 5 रोटी अगर खा ली तो संतृप्त से थोड़ा ज़्यादा खा लिया उसने, तो हम कह देंगे वो अति संतृप्त हो गया, संतृप्त से भी ज़्यादा। अब हमने क्या किया कि उसको 4 रोटी की भूख थी, हमने क्या खिलाई उसको केवल 3, तो वो संतृप्त नहीं हुआ, असंतृप्त रह गया। तो ऐसे जो विलयन है वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त विलयन। अब ऐसे ही हम विलयन की एक विलयन में अगर सॉल्वेंट का उदाहरण लें कि कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा विलायक है जिसकी घोलने की जो क्षमता है वो केवल इतनी है कि वो 100 ग्राम विलय को ही घोल सकता है। अगर हमने उसमें 100 ग्राम ही विलय किया तो हम कह देंगे संतृप्त विलयन। 100 से अगर 101 ग्राम भी घोला तो हम कह देंगे उसको अति संतृप्त विलयन। और अगर 100 से 99 भी अगर हमने घोला तो हम कह देंगे उसको क्या, असंतृप्त विलयन। तो ये हमने विलयन के प्रकार में पहला टाइप पढ़ा, विलय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। अब दूसरा देख रहे हैं अपन, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखें अपन, तो विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गैसीय विलयन, एक होते हैं द्रव विलयन और एक ठोस विलयन। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देख रहे हैं। विलायक की भौतिक अवस्था का मतलब भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हमने विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको क्या किया, हमने 3 भागों में बांटा, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो जब विलयन बना तो विलयन कैसे बनता है, 2 चीज़ों से बनता है, विलय और विलायक। विलय और विलायक, हम विलायक के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। ये विलायक होगा एक विलयन में जब, और एक क्या होगा, विलय। तो हम कह रहे हैं ऐसे विलयन जिनमें विलायक गैस अवस्था में हो तथा विलय गैस, द्रव या ठोस में से कोई एक हो, क्या कहलाएंगे, वो गैसीय विलयन कहलाएंगे। यानी गैसीय विलयन के लिए विलायक का गैस होना आवश्यक है। विलय कुछ भी हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में हो सकता है और ठोस। तो हमने कहा ऐसे विलयन जिनमें विलायक तो क्या हो, गैस अवस्था में, और विलय क्या हो, गैस, द्रव या ठोस में से कोई एक हो। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, गैसीय विलयन। द्रव विलयन की बात करें अपन तो द्रव विलयन में देखो, ऐसे विलयन द्रव है तो इसका मतलब विलायक क्या लेना है आपको, द्रव, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे विलयन जिनमें विलायक तो क्या हो, द्रव, जबकि विलय जो है वो क्या ले सकते हो आप, गैस, द्रव या ठोस में से कोई एक हो, क्या कहलाएंगे, वो द्रव विलयन। अब बात करें अपन ठोस विलयन की, तो ठोस विलयन में देखो ऐसे विलयन जिनमें विलायक जो हो वो ठोस अवस्था में हो तथा विलय गैस, द्रव और ठोस में से कोई एक हो, तो ऐसे विलयन ठोस विलयन कहलाते हैं। तो यह हमने वर्गीकरण जो देखा है वो विलय की मात्रा के आधार पर देख लिया और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब ये विलयन पढ़ लिए, अब इन विलयनों को देखें तो इस आधार पर ये 9 टाइप हो गए। यानी विलायक तो क्या होना चाहिए आपको, गैस। तो एक बार अपन क्या करेंगे, विलय को गैस ले सकते हैं, द्रव ले सकते हैं और ठोस। तो एक से ही कितनी अवस्थाएं बनेंगी, 3 टाइप और बन जाएंगे, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। तो
तो 9 टाइप बने। 9 टाइप में क्या है, एग्जाम्पल होते हैं, जिनमें से क्या होता है बोर्ड में भी पूछ लेता है आपसे और कंपटीशंस में भी पूछ लेता है। तो उन एग्जाम्पलों को देख रहे हैं अपन। तो देखिए एग्जाम्पल देखें अपन। यहाँ हमने कॉलम बनाया बिलियन का प्रकार, एक ही कॉलम लिया हमने। दूसरा ले रहे हैं अपन विलायक क्या हो सकता है, विलय क्या हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे लेंगे अपन उदाहरण। तो देखिए पहले पढ़ रहे अपन गैसीय विलयन। जैसे तो हमने यहाँ लिया विलयन का प्रकार लिखा हमने गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के लिए 3 कंडीशन बनी। विलायक तो क्या रहेगा ही, गैसीय विलयन के लिए कंडीशन है कि विलायक तो क्या ही होना चाहिए, गैस। लेकिन विलय जो है वो गैस, द्रव और ठोस में से कोई एक हो सकता है। गैस, द्रव और ठोस में से एक ले लिया। तो ये 3 टाइप इसमें आ जाएंगे। तो देखिए इनके एग्जाम्पल देखें अपन। विलायक गैस और विलय गैस। अपन ऐसे देख रहे हैं इसको, विलायक की मात्रा क्या होती है हमेशा अधिक और विलय की क्या होती है कम। तो विलायक क्या है, इसका मतलब हमने ब्रैकेट में समझने की वजह से लिख लिया कि अधिक मात्रा में होना चाहिए ये, और ये क्या होना चाहिए विलय कम मात्रा में। ये हमने समझने के हिसाब से लिख लिया, एग्जाम्पल जो अपन को याद रहे हैं उस हिसाब से। तो हम कह रहे हैं गैस, विलायक भी गैस होना चाहिए, विलय भी क्या होना चाहिए गैस। ये तो दोनों ही कम और ज़्यादा मात्रा वाले दोनों ही क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए। इसका मतलब तो ये उदाहरण में क्या आ जाएगा कि 2 गैसों को क्या कर दें अपन, मिक्स कर दें। 2 गैसों का मिश्रण क्या इस उदाहरण में रखा जाएगा वो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया किन्हीं 2 गैसों का मिश्रण, इसमें एग्जाम्पल आ गया। या अपन इसको ऐसे कह दें जैसे O2 प्लस N2 का मिश्रण। आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है O2 प्लस N2, तो आंसर क्या दे देते अपन, गैस का गैस में विलयन। गैस ही किस में घुली हुई है, गैस में। तो गैस का गैस में विलयन, या अपन इसको दूसरे वे में भी कैसे बोल सकते हैं, गैस में गैस का विलयन, एक ही बात है। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, बोर्ड में भी आ जाता है और कंपटीशन में भी आ जाता है। तो देखिए आप इसमें गैस विलायक, विलायक का मतलब अधिक मात्रा में, तो आपको क्या लेनी है गैस। द्रव विलय यानी कम मात्रा में क्या लेना है आपको, द्रव। तो आपको ऐसा उदाहरण सर्च करना है अपने दिमाग में कि विलायक तो अधिक मात्रा में यानी गैस तो उसमें अधिक मात्रा में होनी चाहिए और द्रव क्या होना चाहिए कम मात्रा में। तो ऐसा उदाहरण हम सर्दियों में देखते हैं जब कोहरा बनता है। तो कोहरे में देखें, इसका उदाहरण है कोहरा। ये कोहरा आ गया इसमें एग्जाम्पल। कोहरा में देखें जब कोहरा बना तो उसमें क्या होती है, गैस तो अधिक मात्रा में होती है और द्रव जो होता है वो क्या होता है कम मात्रा में। दूसरा अगर ऐसे ही देखें तो जल वाष्प, जल वाष्प में भी देखें तो गैस क्या होती है उसमें अधिक मात्रा में और
जो पानी होता है वो क्या होता है, कम मात्रा में। ऐसे ही अगला उदाहरण बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी इस उदाहरण में आएगी। अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, तो देखिए क्वेश्चन है कोहरा किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो इसमें आंसर क्या लिखते हैं अपन, तो आंसर देखिए कोहरा द्रव का गैस में विलयन, इसका आंसर हो जाएगा द्रव का, द्रव बोली हुई है, गैस में विलयन, गैस में क्या घुला हुआ है, द्रव, तो द्रव का गैस में विलयन, या करके ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, गैस में द्रव का विलयन। एक ही बात है कि गैस में क्या घुली हुई है बताओ, द्रव, क्योंकि गैस ज़्यादा मात्रा में और द्रव क्या है, कम मात्रा में, तो गैस में द्रव का विलयन। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से पूछ लेता है आपको क्वेश्चन बना के इसमें से। अगला जैसे ही देखें अपन, तो गैस अधिक मात्रा में और ठोस क्या है, कम मात्रा में, गैस अधिक और ठोस कम। तो इसको भी अपन दैनिक जीवन में अपने में उपयोग में देखें। तो जैसे ही आपने क्या किया कि लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी को जलाने के बाद में धुआं बना, तो धुआं जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जबकि उसमें जो ठोस के कण उड़ उड़ के जा रहे हैं, पतंगे वगैरह, जो ठोस के जो कण हैं वो कार्बन के जो कण हैं वो क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो धुआं इस प्रकार के विलयन का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें गैस तो क्या है, अधिक मात्रा में, और ठोस क्या होता है, कम मात्रा में। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिख दिया धुआं। और दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण होता है नौसादर का, नौसादर ले दें, कपूर ले दें, नौसादर कपूर, नौसादर का फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl, नौसादर कपूर या आयोडीन I2 का ऊर्ध्वपातन लिखा मैंने। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कुछ जो ठोस होते हैं वो सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाएं, अगर गैस अवस्था में। ठोस अगर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में, उनके बीच की द्रव अवस्था नहीं आती, तो ऐसी जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर कपूर या आयोडीन का क्या कर दिया हमने, ऊर्ध्वपातन जैसे ही करते हैं अपन, इसको गर्म करते हैं तो सीधे ही क्या बनती है, धुआं बनती है, जिसमें गैस अधिक मात्रा में होती है और कार्बन के कण क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नौसादर जो होता है, नौसादर का ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो आंसर क्या लिखते हैं अपन, नौसादर का ऊर्ध्वपातन यानी गैस बनी, तो गैस में क्या घुली हुई है, ठोस, तो गैस में ठोस का विलयन, ये आंसर हो जाता आपका। अगला जैसे देखें एग्जाम्पल, अब दूसरे टाइप का विलयन बनाया हमने, द्रव विलयन। द्रव विलयन में वही 3 टाइप बनाए हमने, गैस, द्रव और ठोस। तो देखिए इसमें, सॉरी, ये तो क्या रहेगा, द्रव विलयन के लिए विलायक तो क्या ही रहेगा, द्रव, और ये क्या हो सकता है, गैस, द्रव और ठोस में से कोई एक हो, गैस, द्रव और ठोस में से क्या हो, कोई एक। तो देखिए इसमें
गैस, द्रव और ठोस लिए तो यानी द्रव तो अधिक मात्रा में और गैस क्या है, कम मात्रा में। तो ऐसा उदाहरण देखना है, यानी द्रव तो अधिक मात्रा में आना चाहिए और गैस क्या होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है दैनिक जीवन में अपन देखें तो गर्मियों में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, द्रव अधिक मात्रा में और उसमें CO2 गैस भरी हुई होती है। CO2 जो गैस है वो क्या होती है, कम मात्रा में। तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएंगे वो कोल्ड ड्रिंक, ये भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होता है। सोडा वाटर की बोतल जो होती हैं वो इसमें उदाहरण आते हैं। अमोनीकृत जल, अमोनीकृत जल, अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, गैस अवस्था में होता है अमोनिया, और जल द्रव अवस्था में। तो अमोनीकृत जो जल है वो भी इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा। अगली जो बात करें अपन द्रव, द्रव, अब द्रव द्रव ले लिया तो इसका मतलब हमने कह दिया किन्हीं दो द्रवों का मिश्रण। दो द्रव मिला दीजिए आप कोई भी, तो किन्हीं दो द्रवों का वर्गीकरण, किन्हीं दो द्रवों का मिश्रण, किन्हीं दो द्रवों का मिश्रण। इसमें देखें अपन, जैसे क्या कह सकते हो आप, पानी प्लस अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मिला दी। शराब में पानी मिला के जो पीते हैं, शराब और पानी दोनों क्या हैं, द्रव अवस्था में हैं, दोनों को मिला दिया, कम करके, कम या ज़्यादा मिला लो, किसी को भी कम ज़्यादा ले लो, पानी ज़्यादा ले लो या क्या ले लो, शराब ज़्यादा ले लो, दोनों को मिला दिया तो दोनों ही द्रव अवस्था में हैं, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा वो। अगली बात करें द्रव और ठोस। द्रव क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में, और ठोस क्या होना चाहिए, कम मात्रा में। तो क्या करें अपन, चीनी या नमक का जलीय विलयन कह दें, चीनी या नमक को किस में मिला लो, पानी में मिला लो। तो हमने यहाँ लिख दिया चीनी या नमक का जलीय विलयन, चीनी या नमक का जलीय विलयन। अगली देखें अपन, और उदाहरण लिख सकते हैं, एल्कोहल में सल्फर मिला दो आप, एल्कोहल द्रव होता है और सल्फर क्या होती है, ठोस। ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अब हमने देखा तीसरा टाइप, ठोस विलयन। ठोस विलयन में देखें तो विलायक हमेशा क्या होगा, ठोस। ये ठोस हो गया, और विलय क्या हो सकता है, गैस, द्रव और ठोस में से कोई एक। तो ये भी तीन टाइप का हो गया ऐसे। तो देखिए ठोस और गैस, ठोस और गैस में देखें, जैसे ही अगर ये ठोस वाले ठोस विलयन के जैसे ही एग्जाम्पल आएंगे तो आपको क्या करना है, सीधे जो है जो सोना चांदी का जो काम करते हैं उनके पास चले जाएंगे दिमाग में एग्जाम्पलों के लिए, सुनारों के पास चले जाएंगे। जैसे अपन देखें तो ठोस और गैस, ठोस तो अधिक मात्रा में है, विलायक है, ठोस अधिक मात्रा में, और गैस क्या है, कम मात्रा में। तो अपन देखें जो सोने चांदी का जो काम करते हैं उनमें देखें कि क्या होता है कि सोने चांदी की जो सतह होती है कहीं से अगर खुरदरी है, गड्ढे हैं, तो उसको भरने के लिए क्या होता है, वो गैस देते हैं, गैस जा रही है। तो गैस तो क्या जा रही है, उन गड्ढों में भर के कम मात्रा में, और जो चांदी या सोना या कोई भी धातु है वो धातु क्या है, अधिक मात्रा में। तो जब गैस उस ठोस की सतह पर गई तो उस क्रिया का नाम होता है अधिशोषण, जो आपका 12th में चैप्टर भी होता है एक सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, उसमें उसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो किसी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी धातु की सतह द्वारा गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सांद्रता में वृद्धि करना क्या कहलाता है, अधिशोषण। किसी भी धातु की सतह द्वारा गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर
सांद्रता में वृद्धि करना क्या कहलाता है? अधिशोषण। यानी इसमें अपन लिख देंगे यहाँ एग्जाम्पल, किसी धातु की सतह द्वारा गैस का अधिशोषण, गैस का अधिशोषण। जैसे पैलेडियम लें अपन, पैलेडियम द्वारा किसका, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? अधिशोषण। ये आ जाएगा इसमें। अब अगला उदाहरण देखें, ठोस और द्रव। यानी ठोस तो क्या है? अधिक मात्रा में। अब ठोस ले लिया आपने अधिक मात्रा में, और द्रव क्या है? कम मात्रा में। तो हमने क्या किया, ठोस अधिक और द्रव कम है। तो देखिए जो सोने चांदी का जो ये कार्य करते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी जो आपने देखे होंगे गिल्ट वगैरह की जो सामान बनते हैं, या उसमें क्या होता है, किसी भी कोई धातु है तो शुद्ध, जैसे सोने की बात करें तो सोने में भी क्या होता है, अशुद्धि मिली हुई होती है। 24 कैरेट जो सोना होता है सोने का शुद्ध रूप माना जाता है। उस 24 कैरेट सोने में भी शुद्ध रूप है, लेकिन वो 100% सोना नहीं है। उसका मतलब क्या है, 22 भाग तो उसमें सोने के होते हैं, और 2 भाग जो लेने पड़ते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर या चांदी के। क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि सोना जो होती है अत्यधिक मुलायम धातु है, क्या होगी, आसानी से बिखर जाती है, उसको कठोर नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा उसको कठोर बनाने या लचीली बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं अपन, कॉपर या चांदी मिलाते हैं 2 भाग। तो हमने क्या किया, जैसे ही द्रव जो मिला रहे हैं अपन उसको लिक्विड फॉर्म में मिलाते हैं। जैसे सोने में पारा मिला दिया, चांदी में पारा मिला दिया, जिंक में पारा लिक्विड फॉर्म में जो मिला दिया हमने, तो उनको मिलाने के बाद में जो एग्जाम्पल आएगा वो किस में आएगा, ठोस तो उसमें अधिक मात्रा में और द्रव क्या होगा, कम मात्रा में। तो हमने लिख दिया जिंक में पारा, Hg पारा, कॉपर में पारा, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। अब ठोस और ठोस की बात करें तो ठोस क्या होता है, दोनों ही ठोस हैं। तो हमने कह दिया किन्हीं 2 ठोसों का मिश्रण, किन्हीं 2 ठोसों का मिश्रण, और इसमें हमने 2 जो धातुएं हैं, धातुएं ली, 2 धातुओं को जब मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु मिलती है। 2 अलग अलग जैसी धातु मिलाई तो हमने क्या बना उसमें, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु इसमें आ जाएंगी, सभी क्या आ जाएंगी इसमें, मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातु के एग्जाम्पल की बात करें अपन तो जैसे देखो आपको कांसा, ये एक मिश्र धातु होती है। इसको कैसे याद करोगे आप, का और सा, का और सा, ये लोग का और ये सा, कॉपर और टिन, ये 2 से मिलकर बना होता है कॉपर और टिन। पीतल, ये भी एक मिश्र धातु है। ये किस किस से मिलकर बना है, देखो इसमें कॉपर की, पीतल एक अक्षर अधिक हो गया तो इसको क्या करेंगे अपन, एक परमाणु क्रमांक वाला अधिक ले लिया कॉपर से। कॉपर और किसका मिश्रण होता है, ये जिंक का। और एक होता है, ये 3 मिश्र धातुएं हमको एक साथ याद हो जाती हैं, गन मेटल। गन मेटल में किसका उदाहरण ले लेंगे अपन, तो इन जो 3 धातुएं आई हैं इन तीनों को लिख दो एक साथ आप, जैसे कॉपर, टिन और जिंक, इन तीनों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ लिया जिसमें से क्या है, ये जो चार्ट है इसमें से क्वेश्चन बच जाते हैं। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक है अगले वीडियो में, सांद्रता के मात्रक। थैंक यू।